हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। चलिए आज पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में एक फिलोसोफर ने बताया था जिसका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल लॉ ऑफ मोशन। अरिस्टोटल ने कहा था क्या, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी को क्या करना करने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन को बनाए रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। अर्थात क्या होता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू से इस डिफिनेशन को दिया था। जब उन्होंने एक पत्थर उठाकर फेंका तो देखा कि कुछ दूर जाकर वो पत्थर रुक जा रहा था, फिर अगला पत्थर उठा के फेंका तो उसका भी वही हाल था, वो भी कुछ दूर जाके रुक जा रहा था। तो उसको ऐसे लगा कि किसी भी बॉडी को क्या यूनिफॉर्म मोशन करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। विदाउट फोर्स वो बॉडी क्या एक यूनिफॉर्म मोशन कर ही नहीं सकता है। उस ठीक है, उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए गैलीलियो। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए गैलीलियो। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके बताया कि किसी भी बॉडी को कंटिन्यूअसली ठीक है मोशन करने के लिए किसी प्रकार की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। इन्होंने इस तरह से एक प्लेन लिया। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या था, स्मूथली होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीटली क्या होना चाहिए, स्मूथली। यहाँ पे ठीक है, इन्होंने एक बॉल को छोड़ा यहाँ पे, तो ये बॉल गति करता हुआ नीचे आया, इस पे गति करता हुआ आगे बढ़ा और ये जिस हाइट से छोड़ा गया था उस हाइट तक गया ये बॉल। ठीक है, और रुका। रुका क्या, वापस आ जाएगा, ये तो प्लेन तिरछा है। ठीक है, फिर इन्होंने एक इसी तरह से और अगला एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि एक प्लेन को ऐसे सीधा रखा और दूसरे को इस तरह से थोड़ा तिरछा कर दिया इसने। ठीक है, और यहाँ से एक और गेंद छोड़ा तो इसने देखा कि ये गेंद भी उसी तरह से क्या आगे चलता गया इस तरह से। ठीक है, और ये जिस हाइट से छोड़ा गया था उस हाइट तक जाने के बाद ये रुका। ठीक है, तो इन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। एक तिरछा प्लेन लिया और एक सीधा। देखिए अब इस गेंद को ये इसने छोड़ा। ठीक है, इसको छोड़ा तो ये उस हाइट तक जा ही नहीं पाया जब तक जहां तक इसको छोड़ा गया था। तो ये गेंद क्या करेगी, अब कंटिन्यूअसली एक ही प्लेन पे चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं लगना चाहिए, इन्होंने कहा। ठीक है, और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इस तरह से बताया। ठीक है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, यदि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी रेस्ट and a body in uniform motion continues to move uniform along the same straight lines। ठीक है, अर्थात क्या है, यदि यहाँ का फोर्स जीरो हो जाए तो एक जो बॉडी होगा वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका रुकने का रीजन क्या था कि आप जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो वो रुक क्यों जाता है। क्योंकि ये जब बताया था तो इसको इसके बारे में नहीं पता था कोई किसी भी बॉडी का रुकने का क्या कारण है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा आपका एयर रेजिस्टेंस होगा। एयर रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या करेंगे, इसको रोकने में हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं, और इन्होंने इस लॉ को क्या नाम दिया। ठीक है, गैलीलियो ने इस लॉ को क्या नाम दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया को तीन तरह से डिफाइन किया गया। थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ क्या डायरेक्शन। इनर्शिया के थ्री टाइप। ठीक है, और जो यहाँ ने गैलीलियो ने कहा, न्यूटन्स ने भी जस्ट उसी को क्या किया, कंटिन्यू किया, और उसी को क्या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के नाम से जाना गया। उन्होंने क्या कहा, न्यूटन ने इस पर देखे, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। ठीक है, इन्होंने भी जो गैलीलियो की बात थी फर्स्ट लॉ में इसको कंटिन्यू रखा। ठीक है, इन्होंने भी वही कहा, ए बॉडी ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
और अप यूनिफॉर्म मोशंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसने भी कहा एक बॉडी क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा उसका रेस्ट को या फिर यूनिफॉर्म मोशन को अलोंग इन स्ट्रेट लाइन अनलेस, जब तक कि इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट। इसके स्टेट को चेंज करने के लिए जब तक कोई अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क ना करे। ठीक है, तो उम्मीद है सबको आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to external applied force on the body and this change takes place always in the direction of applied force। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि the rate of change of linear momentum is directly proportional किसका होगा, applied force। यानी directly proportional क्या हो जाएगा, ये applied force। F is proportional to the क्या हो जाएगा, F is proportional to the dp बाई dt, डेल्टा p बाई डेल्टा t। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का डायरेक्टली फोर्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा f इज प्रोपोर्शनल टू किसका, मास इनटू एक्सेलरेशन इसका। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन का ये होता है, और इसको करेंगे तो F इक्वल टू के एम ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या, द फोर्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस आर ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी F इक्वल टू माइनस एफ। ठीक है, दोनों के ऊपर तीर लगाया हूं, मतलब दोनों को किसको शो कर रहे हैं, दोनों ही वेक्टर को शो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले दिन बताता हूं इनके एप्लीकेशंस और। ठीक है, थैंक यू।